Hi guys, welcome to my YouTube channel माइंड हाइस्ट नर्सिंग। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर में, जो कि ऑन रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका इंट्रो क्या होगा कि जो इंडक्शन ऑफ लेबर है, सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा, है ना। तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है, इसको हम इंड्यूसिंग लेबर भी कहते हैं। इज स्टिमुलेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर लेबर बिगिन ऑन इट्स ओन टू अचीव अ वजाइनल बर्थ। ठीक है, वजाइनल बर्थ को अचीव करने के लिए जो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन दिए जाते हैं ना, आर्टिफिशियल तरीके से विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन और अदर सब्सटेंस, तो उसके हेल्प से यूट्रस को क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो और जो लेबर का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। उसी को बोलते हैं इंड्यूसिंग ऑफ लेबर और इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करेंगे, इसमें कुछ रीजंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके लिए वो इस वाले जो प्रोसीजर होता है उसको वो चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या होगा, फीटस मतलब प्राइमरी व्हेन देयर कंसर्न फॉर अ मदर हेल्थ और अ बेबी हेल्थ, यानी कि जो बेबीज़ की है मतलब बच्चे की हेल्थ है, फीटस की, उसकी कंडीशन को देखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर मदर की कंडीशन को देखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा, जिससे कि जो उसकी प्रेगनेंसी है वो जो उसने 9 मंथ प्रेगनेंसी उसने जो ली है, वो जो उसका टाइम पीरियड है अब जो नॉर्मल लेबर का, वो अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है और डिलीवरी जो है ऊपर चली गई है, डिलीवरी का जो टाइम है मेन, तो वो क्या हो गया, जेस्टेशनल पीरियड से भी ऊपर जा रहा है, तो उससे फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा आर्टिफिशियल तरीके से, पेन स्टार्ट करवाने पड़ेंगे, है ना, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्रिडिक्टिंग द likelihood of a successful labor induction is how soft and distended cervix। ठीक है, जिसको कि सर्वाइकल राइपनिंग भी बोलते हैं। मतलब आपको पता होगा कि जो सर्वाइकल राइपनिंग बहुत ज़रूरी है इस प्रोसीजर के लिए। अगर सर्विस क्या होगी, वो उसका सॉफ्ट होना और साथ में उसका डिस्टेंडेड होना, यानी कि उसका जो है फीलिंग, उसकी जो उसकी लेंथ होती है वो भी कम हो जानी चाहिए, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। ये कंडीशन होनी ज़रूरी है ये इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुल तरीके से हो जाए। फिर द बेनिफिट ऑफ द लेबर इंडक्शन टिपिकली ऑनवर्ड द रिस्क आउटवर्ड द रिस्क। ठीक है, तो इसमें कभी कभी कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। और ये जो इंडक्शन ऑफ लेबर है, अब हमें इसको समझने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द यूट्रस टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर। यानी कि जो इसमें क्या होता है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में, जो स्पॉन्टेनियस लेबर होते हैं, यानी कि जो अपने आप से लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, यानी कि वो सफिशेंट नहीं होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है और इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की, उसको इंक्रीज करने के लिए यूट्रस को क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो और नॉर्मल डिलीवरी अचीव हो। तो यही है ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। यानी कि इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन तो हो जाते हैं, अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं और टाइमली भी होंगे, लेकिन वो क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। यानी कि दोनों में डिफरेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट हैज़ कॉमनली बीन यूज टू ट्रीट डिलेड लेबर व्हेन पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर असेस्ड टू बी द अंडरलाइंग कॉज। यानी कि कुछ कॉजेज़ के वजह से क्या होता है कि जो लेबर प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिलेड हो जाता है। यानी कि जैसे प्राइमी है और उसको पेन स्टार्ट हो गया और उसके जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है पेन मतलब डिलीवरी का, वो भी क्रॉस कर गया, लेकिन उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है, पेन पे है पर पेन क्या नहीं हो रहे, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं, तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पेन होते हैं उसी से क्या होगी, नॉर्मल डिलीवरी ठीक तरीके से हो पाती है। तो वो इसमें वीक होते हैं कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इसमें प्रोसेस किया जाता है उसी को ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है,
फिर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। इन दोनों में क्या डिफरेंट है इंडक्शन लेबर में और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में, जो कि हमने आगे पढ़ लिया है कि स्टिमुलेटिंग द यूट्रस टू बिगिन द लेबर, यानी कि इसमें क्या होता है इंडक्शन ऑफ लेबर में पेन होते ही नहीं है, मतलब कि जो डिलीवरी का जो टाइम होता है यानी कि जो उसका प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो नॉर्मल से ऊपर चले जाता है और उसके बाद भी उसको जो ईडीडी दी होती है उससे भी ऊपर उसका टाइम हो जाता है, ओवर हो जाता है, लेकिन उसको क्या नहीं होता है पेन स्टार्ट नहीं होते हैं, तो तब ये इंडक्शन ऑफ लेबर दिया जाता है। तो ये होता है इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर में पेन ही नहीं होंगे, यानी कि यूट्रस स्टिमुलेट ही नहीं होता है, तो यूट्रस को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है स्टिमुलेटिंग द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में क्या किया जाता है कि यूट्रस को स्टिमुलेट किया जाता है ड्यूरिंग लेबर, यानी कि जब लेबर का प्रोसेस उसको स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन क्या नहीं होती उसकी जो ये जो फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ होती है वो क्या नहीं होती है स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सफिशेंट नहीं होती है। तो उस समय जो भी मेथड यूज़ किए जाएंगे उसको इंक्रीज करने के लिए वो होते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। इंडक्शन में क्या नहीं होता, इंडक्शन ऑफ लेबर में कोई भी डिलीवरी के लिए कोई भी तैयारी नहीं होती, मतलब प्रिपेयर नहीं होता, कोई उसको यूट्रस स्टिमुलेट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और इसमें आर्टिफिशियल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने पड़ते हैं, स्टिमुलेट करना पड़ता है यूट्रस को ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, और उसके कुछ लेकिन वो किस कंडीशन में करने पड़ेंगे वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में क्या होता है पेन स्टार्ट हो चुके होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन उसको स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन और जो उसकी जो ये है इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, नॉर्मल के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाती है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो भी प्रोसेस यहाँ पे की जाता है उसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ठीक है, फिर वाई इट्स डन, क्यों इसको किया जाएगा कि टू डिटरमाइन इफ़ लेबर इंडक्शन, यानी कि हमें इसमें क्या करना है कि जब भी इसको डिटरमाइन करने के लिए इंडक्शन ऑफ लेबर को क्या नेसेसरी होता है कि फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल इवाल्वेट सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि इवाल्वेट करते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्सिस हो जो भी हो, इंक्लूडिंग हेल्थ ऑफ बेबीज़, बेबी की हेल्थ, बॉय और उसकी जो बेबीज़ का जेस्टेशनल एज देखना होगा, वेट एंड साइज़ देखना है बेबी का, एंड जो उसकी बेबीज़ की पोजीशन होती है यूट्रस में वो कैसी है, और उसकी जो सर्विक्स का जो स्टेटस है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि राइपनिंग ऑफ सर्विस होनी चाहिए, उसी तरीके से कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। ठीक है, इंडिकेशन क्या होंगे इसके इंडक्शन ऑफ लेबर के, वो है पोस्टर्म प्रेगनेंसी, मीन कि क्या क्या ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि ये क्या ऐसे कारण की वजह से जो है ये इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब करना होगा। एक तो होगा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि वुमेन क्या होगी अप्रोचिंग 2 वीक्स बियॉन्ड ड्यू डेट, यानी कि जो उसकी ड्यू डेट है यानी कि जो उसको ईडीडी दी है वो उसकी ऊपर पहुंच चुकी है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा हो चुका है उसको टाइम उसके प्रेगनेंसी को, एंड लेबर हैज़न्ट स्टार्ट नेचुरली, और जो लेबर है वो अपने आप से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे 42 वीक्स ऑफ डिलीवरी का जो टाइम हो गया उससे ऊपर होगा, जब प्रेगनेंसी को क्या होगा 42 और उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है ना नेचुरली, तो उसको बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। उसके बाद हो गया प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो वाटर हैज़ ब्रोकन बट लेबर हैज़न बिगन, यानी कि जो वाटर एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ेगा। अदरवाइज किसके चांस होंगे, रिस्क होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और बेबी को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बहुत कुछ इसमें होगा। जो भी एमनियोटिक फ्लूइड काम करता है अगर वो बहुत देर तक बेबी उसके बिना रहेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, तो इसलिए ये करना ज़रूरी होगा कि आर्टिफिशियल तरीके से डिलीवरी करवाई जाए। तो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया,
और हो गया कोरियोएमनियोनाइटिस हो गया, वुमन हैव एन इन्फेक्शन इन यूट्रस, यानी कि जो इसमें क्या होगा, जो इंट्राएमनियोटिक इन्फेक्शन इज एन अक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन एंड कोरियन ऑफ प्लेसेंटा। तो इसमें क्या होगा कि जो इन्फेक्शन हो जाएगा, अक्यूट इन्फ्लामेशन होगा किसमें, मेम्ब्रेन में, और उसकी जो प्लेसेंटा की जो कोरियन होती है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो वो उसके वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उस अगर ये कंडीशन है तो भी हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करने की ज़रूरत होगी। और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया द एस्टिमेटेड वेट ऑफ बेबी इज़ लेस देन द 10th परसेंटाइल फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि जो उसकी जो बेबी की जो एज है वो नंबर ऑफ वीक ऑफ प्रेगनेंसी जितना उसको हो चुका है उससे भी कम है, लेस देन द 10th परसेंटाइल ऑफ जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है बेबी का। और ओलिगोहाइड्रोमनियाज में क्या होगा, देयर इज़ नॉट इनफ एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द बेबी। इसमें ओलिगो के मतलब ही पता होगा कि लेस देन नॉर्मल ना, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो नॉर्मल से बहुत कम होगा बेबी के सराउंडिंग में, यानी कि फ्लूइड का अमाउंट कम होगा एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है। उसके बाद हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको पता ही है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, वो डायबिटीज़ जो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी वो मदर को उसमें हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ हो जाती है उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। और जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल जाएगा, फिर वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब ही वही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उसको डायबिटीज़ हो चुकी है, ठीक है, मदर को। प्रेग्नेंट वुमेन है डायबिटीज़ दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे समझ में आ गया होगा। हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, और एक ये भी इंडिकेशन है कि अगर पेशेंट को जो है, यानी कि जो वुमेन है उसको जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उसके वजह से जो डिसऑर्डर आ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसके कारण भी क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड साइन ऑफ डैमेज टू अनदर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उस जो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसके वजह से कुछ उसको साइन देखने को मिलेंगे और कुछ ऑर्गन उसके डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसमें एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया आपने सुना होगा। तो ये जो डिसऑर्डर है ये मोस्ट कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर के वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई ब्लड प्रेशर दैट वाज प्रेजेंट बिफोर प्रेगनेंसी और दैट अकर बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होगा या तो उसको पहले से ही प्रेजेंट है, जब उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी थी या तो पहले से ही है, और या फिर उसको कब होगा, बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी से पहले उसको डेवलप हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर दैट डेवलप आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। इनके भी टर्म्स हैं, जैसे कि आपने देखा कि अगर पहले हो रहा है प्रेगनेंसी से पहले का अगर है उसको, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर दैट वाज प्रेजेंट बिफोर प्रेगनेंसी है, और अगर वो मतलब 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले है हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर। और अगर जो ब्लड प्रेशर है वो डेवलप हो रहा है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है उसके बाद अगर वो हाइपरटेंशन उसको हो रहा है तो उसको बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसके वजह से भी कुछ डिसऑर्डर वुमेन में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी डिलीवरी कंडक्ट करना ज़रूरी है, जो कि विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन ही हो पाएगा। फिर उसके बाद है प्लेसेंटल अब्रप्शो। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा पील्स अवे फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस बिफोर डिलीवरी आइदर पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा जो अब्रप्शो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है कि जो डिलीवरी का जो टाइम होता है उससे पहले ही वो क्या होने लगता है, आउट होने लगता है, यानी कि जो इनर वॉल होती है यूट्रस की उसको वो उससे छोड़ने लगता है, उससे डिटैच होने लगेगा, ठीक है। या तो वो पूरी तरीके से होगा और या फिर वो पार्शियली हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे होगा, आधा होगा या कंप्लीट भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो उससे बेबी को क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये इंडक्शन ऑफ लेबर करना ज़रूरी होगा, ठीक है। फिर है सर्टन मेडिकल कंडीशन, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है जिसमें कि जैसे कि है वह मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी डिजीज़ और ओबेसिटी। अगर मदर काफ़ी उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है और या फिर वो जो है किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है उसको, मतलब अक्यूट है या क्रॉनिक है, CRF कुछ भी, तो उस समय भी ये करने की ज़रूरत है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है।
मदर को, तो इंडक्शन ऑफ लेबर कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी तो आपको मालूम ही होगा कि ये इज़ अ कंडीशन दैट डेवलप व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ RH नेगेटिव ब्लड और द बेबी एंड द बेबी इन हर वोम हैज़ RH पॉजिटिव ब्लड। ठीक है, अगर मदर का ब्लड क्या है, ब्लड जो उसका RH नेगेटिव ब्लड है और जो उसका इंट्रायूट्राइन जो फीटस है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, दोनों में ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी ना। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ लेबर करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फिर है CRF एंड डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि अगर प्रेग्नेंट, जैसे पहले ही बोला था कि कोई किडनी डिजीज़ यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर है या डायबिटीज़ है मदर को, तो भी ये करना ज़रूरी है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन इंट्रायूट्राइन फीटस, और अगर फीटस में कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, कंजेनाइटल मीन आपको मालूम ही हो गया, जो बाय बर्थ बच्चे को कोई डिसऑर्डर है तो उसके वजह से भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इंट्रायूट्राइन फीटस को अगर ऐसा है तो भी ये करना है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई पहले ही, यानी कि अपने टाइम से पहले प्रीमेच्योरली वो क्या हो गई, रप्चर हो गई मेम्ब्रेन, तो उसके लिए भी फिर ये करना ज़रूरी है। और हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, यानी कि वही हमने जो देखा था प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, ये सब चीज़ें, तो इससे इसके लिए भी ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है। एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब एंटीपार्टम हेमरेज अगर है तो मतलब एंटीपार्टम को क्या बोलते हैं, APH बोलते हैं ना, APH भी बोलते हैं। APH क्या है, APH इज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट अकरिंग फ्रॉम 24 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि 24 से, अगर वो मदर को 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी है या उससे पहले उसको क्या हो रहा है, जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, यानी कि बर्थ से पहले, बेबी के प्रायर टू द बर्थ ऑफ द बेबी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ APH आर प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल अब्सॉर्प्शन। जैसे मैंने आपको प्लेसेंटा अब्सॉर्प्शन बताया था, तो वैसे ही प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है डिसऑर्डर, जो मतलब जो ये प्लेसेंटा प्रीविया, और इसके वजह से क्या होगा, APH हो सकता है, यानी कि डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी 20 से और 20 से 24 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बीच में ये हो सकती है, और बेबी के बर्थ से पहले ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं APH, और इसका कारण होता है प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्सॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद हो गया प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो गया, एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, एंड इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। ठीक है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ तो मालूम ही है कि जो बेबी है वोम में वो क्या हो जाता है, वो वहीं जो है स्टिल बर्थ कहते हैं उसको। तो ठीक है, तो अगर बेबी फीटस वहाँ पे डेथ हो गई है तो उस वजह से भी ये इसके इंडिकेशन है। एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन, एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन से मतलब है कि अगर वुमेन की एज जो है वो ज़्यादा है, यानी कि 30 से ऊपर है, 30 साल से ज़्यादा है, तो भी ये प्राइमी है और उसकी एज ज़्यादा है, तो भी ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशन। जब इंडिकेशन हमने देख लिया, अब हम कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे कि इसको करने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं या होती हैं, जैसे कि मैटरनल कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेशन में। ठीक है, कब ये चीज़ें जो है नहीं हो पाएगी, कैसे नहीं हो पाएगी, कब नहीं कर पाएंगे, एक जो मैटरनल कंडीशन जब सिफेलो पेल्विस डिस्प्रपोर्शन हो। ठीक है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन में ये कंडीशन नहीं करेंगे, और किस में नहीं करेंगे ये कंडीशन, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन तो मालूम ही होगा, जब बेबी का जो हेड या बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, व्हेन बेबीज हेड और बॉडी इज़ टू लार्ज टू फिट थ्रू द मदर्स पेल्विस, यानी कि जो उसकी बेबी होती है पेल्विस में फिट होने से भी ज़्यादा, मतलब उसकी जो पेल्विस होती है मदर की, उससे ज़्यादा उसकी हेड और बॉडी क्या होती है, लार्ज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं ये सिफेलो पेल्विस डिस्प्रपोर्शन। तो ये कंडीशन है, तो भी ये इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो भी ये नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब ही यही है कि जो उसके जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मीन आपको मालूम ही होगा, जो उसके डायमीटर्स होते हैं वो नॉर्मल से कम होंगे। ठीक है, उसके डायमीटर्स, मदर की पेल्विस के डायमीटर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सफिशेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और हो गया प्री ऑफ हिस्ट्री।
प्री ऑफ हिस्ट्री मतलब कि उसकी कोई पहले ऑपरेशन हो चुका है मतलब ये जो कोई यूट्रस की ऑपरेशन हो चुका है, सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, तो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा मोर देन 30 ईयर्स, हमने जाके देखा था कि अगर 30 साल से ज़्यादा प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि जिसकी प्राइमरी ग्रेविडा मीन जिसकी पहली बार डिलीवरी हो रही है और उसकी एज जो है 30 साल से ज़्यादा है, तो ये भी होगा। और साथ में अगर उसको उसके साथ क्या है, कुछ ऑब्स्टेट्रिकल और मेडिकल डिसऑर्डर है, यानी कि कुछ मेडिकल जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो उसके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है आगे, तो इसलिए ये कंट्राइंडिकेशन हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रप्सो है, तो भी ये प्रॉब्लम है, कंट्राइंडिकेशन। एंड हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी, तो उस प्लेसेंटा प्रीविया तो आपको मालूम ही होगा ना कि प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लेसेंटा होता है वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उससे पहले वो प्लेसेंटा फील होगा, यानी कि या तो पार्शियली होगा या कम्प्लीटली जो इंटरनल लॉस होगा वहाँ पर प्लेसेंटा उसका प्रेजेंट होगा। ठीक है। और क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी, जब उसकी कोई यूट्राइन सर्जरी मतलब हिस्टेक्टमी या कुछ, सॉरी हिस्टेक्टमी नहीं मतलब LACS सीजर वगैरह, हिस्टेक्टमी तो वही हो गया ना, कम्प्लीटली जो यूट्रस को आउट कर देते हैं उसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं। तो यहाँ पे हिस्टेक्टमी से मेरा मतलब नहीं, यहाँ पे जो कोई यूट्रस की सर्जरी हुई हो या ओवेरियन सिस्ट हुआ है या फिर उसकी कुछ LACS हुआ है पहले और बहुत जल्दी उसका अभी टाइम दूसरा बेबी हो गया है, ज़्यादा गैप नहीं है बीच में, तो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है। हार्ट डिजीज़ कुछ है तो भी, पेल्विक ट्यूमर है तो भी। ठीक है। उसके बाद हो गया फीटल कंडीशन, ये तो थी मदर कंडीशन। अब फीटल कंडीशन में क्या होता है कि माल प्रेजेंटेशन है फीटल, अगर जैसे ट्रांसफर लाई है, ऑब्लिक लाई, यानी कि उसका जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है ना, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, तो नॉर्मल क्या होता है, सिफेलिक होता है ना, तो अगर वो नहीं है, जैसे ट्रांसफर लाई है, ऑब्लिक लाई है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है। कंपाउंड मीन हो गया कि कोई एक प्रेजेंटेशन मतलब कुछ जैसे कॉर्ड भी प्रोलैप्स है, उसका हैंड प्रोलैप्स है, तो ये इस तरीके से कुछ कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो इसमें भी ये कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है। फिर है नॉन अज्यूमिंग फीटल हार्ट रेट, और उसकी जो फीटल हार्ट रेट है वो ठीक से नहीं अज्यूम हो पा रही है, तो भी ये हमको कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है। उसके बाद है ये है आपका प्री इंडक्शन सर्वाइकल असेसमेंट, यानी कि जब ये इंडक्शन ये करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर, तो सर्विक्स का असेसमेंट करेंगे ना, तो सर्विक्स का असेसमेंट करने के लिए राइपनिंग होना ज़रूरी है सर्विक्स का, और ये स्कोरिंग की जाती है। तो ये मैं स्कोर आपको बता दूं, ये बिशप प्री इंडक्शन सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं, मॉडिफाई है ये। तो इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से बनाएंगे, पहले सीरियल नंबर हो गया, फिर पैरामीटर्स हो गए, फिर स्कोर हो गया। तो स्कोर में कहाँ कहाँ तक देते हैं, पहले में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 में देखिए आप, उसमें क्या लिख रखा है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इन सेंटीमीटर, यानी कि कितने सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हुई है। अगर सर्विक्स कंप्लीटली क्लोज है, डायलेट नहीं है, तो 0 मार्क्स देंगे। ठीक है। अगर वो 1 to 2 सेंटीमीटर तक डायलेट है तो 1 स्कोर मिलेगा, 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट है तो 2 स्कोर मिलेगा, और अगर वो कुछ 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा डायलेट है तो 3 स्कोर मिलेगा। फिर उसके बाद है लेंथ ऑफ सर्विक्स इन सेंटीमीटर। अब ये तो हमने देखा था डायलेट कितनी हो चुकी है। फिर उसके बाद लेंथ में आपने राइपनिंग वगैरह देखते हैं ना, तो जब पीवी करेंगे तो पता चलेगा कि सर्विस की लेंथ कितनी सेंटीमीटर तक है। अगर वो 3 सेंटीमीटर तक आपको फील हो रही है तो 0 मिलेगा, और अगर 1 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर ही फील हो रही है तो आपको उसको जो है आप 1 मार्क देंगे। अगर वो जो है 1 सेंटीमीटर तक 1 सेंटीमीटर तक अगर फील हो रही है तो 2 मार्क्स देंगे, और अगर बिल्कुल फील नहीं हो रही है तो 3 मार्क देंगे, जो कि फेवरेबल है। ठीक है। उसके बाद हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विस मतलब कितनी हार्ड है या कितनी सॉफ्ट है ना, तो जो स्कोर है अगर वो फर्म है तो 0 मिलेगा, मीडियम है तो 1 मिलेगा, और अगर बिल्कुल सॉफ्ट है तो उसको 2 मार्क्स आप दे सकते हैं, और लास्ट में कोई स्कोरिंग नहीं है, बस 3 ही तक है। उसके बाद फोर्थ हो गया पोजीशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि पोजीशन क्या है सर्विस की, अगर वो पीछे पोस्टीरियरली फील हो रही है तो 0 मिलेगा, अगर मिडिल में फील हो रही है तो 1 मिलेगा, अगर एंटीरियरली फील हो रही है, आप एंटीरियर फील कर पा रहे हैं तो आप उसको 2 मार्क देंगे। उसके बाद हो गया फिफ्थ हो गया आपका स्टेशन ऑफ हेड, यानी कि बेबी का जो हेड होता है वो स्टेशन से ऊपर है या नीचे है। ठीक है। अगर वो आपको -3 पे
फील हो रहा है तो आप उसको 0 देंगे। अगर -2 पे फील हो रहा है तो 1 मिलेगा। अगर वो माइनस जो है -1 है या उससे कम है या बिल्कुल फील नहीं हो रहा तो 2 देंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर -1 से -1.2 तक फील हो रहा है तो 3 मिलेगा। तो ये हो गया बिशप स्कोरिंग, ठीक है। अब बिशप स्कोरिंग का मैं एक और आपको कुछ बता दूं कि बिशप जो स्कोरिंग होती है इसकी जो टोटल बिशप, जैसे कि आपने अबगार स्कोर पढ़ा था उसी तरीके से इसका भी ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज ये आप बोल सकते हैं कि जो टोटल बिशप स्कोरिंग होती है वो 13 की होती है, ठीक है। अगर 13 की होती है, अगर असेसमेंट के दौरान बिशप स्कोरिंग 6 से 13 के बीच में मिलती है, यानी कि 6 to 13 अगर आपने जितने भी मार्क करे, अगर आपका मार्क्स 6 आ रहा है या और 6 से 13 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उससे उसका जो लेबर प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इंडक्शन के लिए वो फेवरेबल कंडीशन मानी जाएगी, यानी कि फेवरेबल कंडीशन है, आप उसको जो है इंड्यूस ऑफ लेबर कर सकते हैं, ठीक है। बिशप स्कोर का जो 6 या इससे कम आता है, अगर बिशप स्कोर का जो बिशप का जो स्कोरिंग है, बिशप स्कोरिंग जो है वो 6 से कम आती है तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है। उस समय आप उसको ये इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करेंगे। तो एक ये बिशप स्कोरिंग किसे कहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको वाइवा में भी बता सकते हैं, और अगर ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी आ जाता है तो आप इस तरीके से इसको फटाफट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सर्वाइकल रैपनिंग। तो क्या है मेथड ऑफ सर्वाइकल रैपनिंग, देखो हम बार बार देख रहे हैं कि सर्विस का जो ये है, ये ज़रूरी है कि उसके जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए तभी आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज उसको नहीं करना है। तो यहाँ पे इसके भी कुछ मेथड है उसको उसके लिए राइपनिंग के। तो सबसे इसमें हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो ये हो गया फार्माकोलॉजिकल मेथड और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल में क्या है, कुछ मेडिकेशन के थ्रू उसको क्या किया जाता है, सर्विस को फेवरेबल कंडीशन उसकी बनाई जाती है। जैसे कि है कुछ मेडिकेशन यूज़ करेंगे ना, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन करेंगे आप और ऑक्सीटोसिन ड्रिप उसको स्टार्ट करेंगे, ये ऑर्डर बाय द डॉक्टर, वो जो डॉक्टर एडवाइस करेगी ना उसके ये थोड़ी जो मेडिकेशन के जो नेम है ये आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है बी में क्या हो गया, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, और यानी कि इसमें जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड है प्रोस्टाग्लैंडिन, यूज़ ऑफ डायलेटर्स, ठीक है। और ये ये इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक इसमें आ गया है, ये तो फार्माकोलॉजिकल मेथड में आएगा। लेकिन यूज़ ऑफ डायलेटर यानी कि जो आप मेडिकेशन यूज़ करेंगे वो तो फार्माकोलॉजिकल में आ गया अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ फार्माकोलॉजी ना, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये इसमें बाय मिस्टेक प्रिंट कर हो गया है। तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड है, जो बिना मेडिकेशन के कुछ मेथड हैं जिसके द्वारा सर्विस को क्या किया जाता है, उसकी फेवरेबल कंडीशन बनाई जाती है। जैसे कि यूज़ ऑफ डायलेटर्स, ठीक है, डायलेटर्स आपको पता ही है कि जो डायलेटर्स होते हैं उसका यूज़ करेंगे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, तभी जाके वो फेवरेबल कंडीशन दी होगी। और क्या होगा, स्ट्राइपिंग द मेम्ब्रेन को स्ट्राइप करेंगे तो ये इसकी ये फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ये एक्स्ट्रा एमनियोटिक सलाइन इन्फ्यूज़न, और एक्स्ट्रा एमनियोटिक सलाइन इन्फ्यूज़न होगा यूज़ ऑफ लेमिनेरिया टेंट। लेमिनेरिया टेंट होगा जिसको कि वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा, तो वो जो है सर्विस को डायरेक्ट करेगा और सॉफ्ट करेगा, ठीक है। और बैलून कैथेटर है, जो एक टाइप का कैथेटर होता है जिसको कि वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको जैसे कि आपने देखा होगा फॉलिस कैथेटर होता है ना, जब उसको फॉलिस कैथेटर आउट ना हो करके उसको फिल किया जाता है ना, तो उसी तरीके से ये जो बैलून कैथेटर है ये भी यही है कि जब वजाइना में उसको इंसर्ट करने के बाद उसको क्या किया जाए, वजाइना के थ्रू सर्विक्स में वो इंसर्ट किया जाएगा और उसको फिर डिस्टिल वाटर के थ्रू फुल किया जाएगा, तो वो एक अपनी फेवरेबल कंडीशन बनाएगा। और स्ट्राइपनिंग द मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो फिंगर की हेल्प से क्या करते हैं, जो कोरियो
एमनियोटिक मेम्ब्रेन को सर्विक्स और लोअर यूट्राइन सेगमेंट की वॉल से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्ट्रैपनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, उसी को बोलते हैं। वो धीरे धीरे फिंगर की हेल्प से उसको क्या करते हैं, जो कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन को सर्विक्स और लोअर यूट्राइन सेगमेंट से उसको धीरे धीरे सेपरेट करते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रैपनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। बाकी तो समझ में आई गया आपको। और अब हम देखते हैं, ये तो थे मेथड। अब है मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ये तो थे सर्विक्स को किस तरीके से राइपनिंग करेंगे, यानी कि फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे। अब ये होगी मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। क्या क्या इसके मेथड है, 3 मेथड है, मेडिकल इंडक्शन, सर्जिकल इंडक्शन और कंबाइंड इंडक्शन। तो मेडिकल इंडक्शन जो होता है इसमें मेडिकेशन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसके जो इंडिकेशन है वो क्या क्या है, कब की जाएगी मेडिकेशन वाला, जब इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। इंडिकेशन क्या है मेडिकल इंडक्शन के, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, अगर यूट्रस के अंदर ही फीटस की क्या हो गई, डेथ हो गई है, यानी कि अब वो स्टिल बर्थ कहलाएगा ना। और दूसरा है प्रीमेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन उसकी पहले ही रप्चर हो चुकी है, एम्नियोटिक फ्लूइड उसका लॉस हो चुका है, तो भी ये कंडीशन है। तो इसके इंडिकेशन ये हो गए, ठीक है। तब इसको मेडिकल की हेल्प से, कुछ मेडिकेशन की हेल्प से क्या किया जाएगा, इंडक्शन स्टार्ट करवाएंगे। तो इसमें कुछ मेडिकेशन है जो कि मैंने यहाँ मेंशन करी है, यूज़ ऑफ मेडिकेशन फॉर द मेडिकल इंडक्शन। तो ये यहाँ पर है, जैसे कि आपने देखा था पहले भी आया था स्लाइड में, प्रोस्टाग्लैंडिन ई और प्रोस्टोन हो गई, फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन ई और मीजोप्रोस्टोल हो गया, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन और डाइनोप्रोस्टोल ट्रोमेथामिन, ठीक है। ये मेडिकेशन है जिसको कि यूज़ किया जाएगा। और साथ में एक ये भी है कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट की जाएगी, या फिर इसको मेफेप्रास्टोन जो होता है ये दिया जाएगा, ठीक है, और एडवाइस बाय डॉक्टर। तो ये एक कुछ मेडिकेशन के नेम है जो कि आप वाइवा में बोल सकते हैं अगर पूछें तो। दूसरा है सर्जिकल इंडक्शन। तो सर्जिकल इंडक्शन के इंडिकेशन क्या है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, उसको प्री एक्लेम्शिया है, या फिर अब्रप्शो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया जो भी है, तो उस कंडीशन में ये इंडिकेशन है इसका कि ये सर्जिकल इंडक्शन कराना ज़रूरी है। अगर पॉलीहाइड्रमनियाज है तो भी कराना, पॉलीहाइड्रमनियाज के साथ कुछ मेडिकल इंडक्शन के थ्रू ये इंडक्शन देना ज़रूरी है, मतलब ये इसमें किया जाएगा। फिर है मेथड ऑफ सर्जिकल इंडक्शन। तो कैसे किया जाएगा सर्जिकल इंडक्शन, एक तो है सर्जिकली जो किया जाता है ना, जो कि कोई प्रोसीजर के थ्रू किया जाएगा, तो उसमें है ARM में एक शॉर्ट नोट्स भी आते हैं जो कि मैं इसके बाद स्लाइड में बना दूंगी, और उसमें काफ़ी एक मतलब शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं या वेरी शॉर्ट में आ जाएंगे। वेरी शॉर्ट में तो चलो आप थोड़ी एक डिफाइन कर लेंगे, लेकिन अगर वो शॉर्ट नोट्स में आएगा तो उसमें आपको अच्छा खासा थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो मैं ARM में भी आपको नोट्स दे दूँगी। तो ये है इसी में दे रही थी, लेकिन ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा था। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब ARM, और इसको ARM को एमनियोटमी भी बोलते हैं। अगर एमनियोटमी पूछे या ARM पूछे तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जो मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर करते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कॉकर, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बेबी का, उससे पहले उसमें एक छोटा सा वो कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, टीयर कर देंगे, रप्चर कर देंगे मेम्ब्रेन को हल्का सा, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर है लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बेबी का, उससे पहले मेम्ब्रेन को रप्चर करना, ठीक है, यानी कि उसमें छोटा सा होल बना देंगे और वो फिर वहाँ से फ्लूइड क्या होगा, वो आराम से अपना पास हो जाएगा। हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो जो हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है वो क्या है, उसमें बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके ऊपर से क्या करते हैं, उसको रप्चर किया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इंट्रायूटेराइन जो फीटस होता है, जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, यानी कि उसके ऊपर जो हिंड वाटर होता है ना प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर, उसको क्या करते हैं, पंक्चर कर देते हैं, ठीक है। और वो उसी को बोलते हैं, ये क्या नाम है, हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, लेकिन ठीक है। और जो ये वाला था लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है वो तो किस में किया जाता है, जहाँ प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके पहले उसको किया जाता है रप्चर मेम्ब्रेन को, ठीक है। फिर है स्ट्रैपिंग द मेम्ब्रेन, आप बार बार आपको समझ में आ गया कि मैंने आगे बताया था विद द हेल्प ऑफ फिंगर उसको क्या किया जाता है,
सेपरेट किया जाता है मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये हो गया सर्जिकल इंडक्शन। अब है तीसरा भी है कंबाइंड इंडक्शन, जिसमें कि इन दोनों का जो यूज़ किया जाता है, एक तो मेडिकल और सर्जिकल दोनों को मिला के कंबाइंड इंडक्शन ये होगा, जिसमें कि कंबाइंड इंडक्शन के अंदर क्या किया जाएगा कि इसमें जो है मेडिकल और सर्जिकल दोनों को मेथड को यूज़ किया जाएगा। जनरली जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन और डिलीवरी के बीच के जो टाइम को कम करने के लिए ये मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाएगा, जो इंडक्शन अगर स्टार्ट कर दिया है, दे दिया है, तो जो उसका जो डिलीवरी का टाइम है वो जल्दी हो डिलीवरी, अब उसमें ज़्यादा लेट ना हो, तो उसके लिए ये दोनों का कंबाइंड मेथड को यूज़ करना पड़ता है। अगर ज़्यादा डिले होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इससे पहले क्या करना पड़ता है, कुछ मेडिकल मेथड को यूज़ करना पड़ता है, फिर सर्जिकल मेथड को यूज़ किया जाता है। पहले उसको कुछ मेडिकेशन दी जाएगी और उसके बाद फिर सर्जिकल मेथड यूज़ किया जाएगा, इसीलिए इसको कंबाइंड मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसके जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखें तो एग्जांपल के तौर से आप क्या देख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन कॉमन है ना, ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो होती है वो स्टार्ट करते हैं पहले और फिर जो है एमनियोटमी करेंगे, ठीक है। एमनियोटमी मतलब जैसे मैंने आगे ही बता दिया था आपको कि एआरएम करेंगे और उसकी जो एमनियोटमी करके फिर वो जो है ऑक्सीटोसिन ड्रिप को जो है पहले ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करने के बाद एमनियोटमी कर देंगे, तो वो हो जाएगा इंडक्शन ऑफ लेबर कंबाइंड, ठीक है। तो इसके भी कुछ एडवांटेज आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्या कह सकते हैं आप एडवांटेज में, ये सिंगल मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि इसमें दोनों मेथड यूज़ किए जा रहे हैं। और क्या होगा, इंडक्शन और डिलीवरी के बीच के ये टाइम को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, जिसके रिजल्ट क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस तो कम हो ही रहे हैं, साथ में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो भी कम हो जाता है। अदरवाइज वो ऑब्जर्व ही करते रह जाते हैं कि अब डिलीवरी होगी, अब डिलीवरी होगी, और डिलीवरी का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो मदर भी प्रॉब्लम में होती है और फीटस भी डिस्ट्रेस में जा सकता है, तो वो जो बीच का जो टाइम होता है उससे ये जो होता है इससे कंबाइंड मेथड से कम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके कुछ रिस्क भी होते हैं लेबर इंडक्शन के, ठीक है। इसमें रिस्क हो गया, एक तो फेल्ड इंडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए फेल्ड इंडक्शन कब होगा, अबाउट 75% ऑफ फर्स्ट टाइम मदर हु आर इंड्यूस विल हैव सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। इसमें 75% जो वुमेन होती हैं जो जिनके साथ ये इंडक्शन ऑफ लेबर जिनको मिल रहा है वो 75% तो सक्सेस होगा, लेकिन दिस मीन अब क्या हुआ, 75 में से 25% क्या हो गए, दैट अबाउट 25% ऑफ दीज वुमेन हु ऑफन स्टार्ट विद एन अनराइप्ड सर्विस, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उनकी जो सर्विस होती है फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी और उनको फिर क्या करना पड़ सकता है, सिजेरियन सेक्शन। सी सेक्शन से मतलब यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन से है, ठीक है, तो उनको सी सेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, यानी कि सिजेरियन सेक्शन LSC जिसे बोलते हैं, ठीक है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल डिस्कस विथ वुमेन द पॉसिबिलिटी ऑफ द नीड फॉर अ सी सेक्शन, इसलिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको क्या करना होता है, उसके संग डिस्कस करेंगे कि अब जब ये नहीं हो रहा है तो फिर अब इसका जो लास्ट ऑप्शन है फिर वो सिजेरियन सेक्शन ही है, ठीक है। तो ये फेल्ड वाला भी हो गया, एक क्या होगा, फेल इंडक्शन रिस्क में आ गया। दूसरा हो गया लो हार्ट रेट, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, कुछ मेडिकेशन जो यूज़ की जाती है उसके वजह से, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये क्या कर सकती हैं, माइट कॉज एबनॉर्मल और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करेंगी, एबनॉर्मल और बहुत ज़्यादा, या तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगी या मतलब इनकी हेल्प से एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, विच कैन डिमिनिश बेबीज ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, जो कि बेबी की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कम कर सकते हैं, एंड लोअर बेबीज हार्ट रेट, और बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो भी नॉर्मल से कम हो जाएगा, यानी कि बेबी रिस्क में चले जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस उसको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ मेडिकेशन के यूज़ करने से लो हार्ट रेट हो जाएगी। उसके बाद हो गया इन्फेक्शन, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि सम मेथड ऑफ लेबर इंडक्शन सच एज द रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर बोथ मदर एंड बेबी, यानी कि दोनों मदर और बेबी के लिए ये रिस्क की कंडीशन है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं और जो मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं जैसे, तो उसमें क्या होगा, जो फ्लूइड होगा जो बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखता है वो तो आउट हो जाएगा, तो डिलीवरी जल्दी हो जानी चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस तो है ही है। प्रोलॉन्ग मेम्ब्रेन रप्चर इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन इन्फेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा देर से मेम्ब्रेन रप्चर करके रखी है और डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो फिर इन्फेक्शन
कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी ये वाला प्रोसीजर करते हैं एमनियोटमी, तो उसमें एक स्ट्रैल पैड उसके वल्वा में रखना चाहिए मदर के, ठीक है। फिर है यूट्राइन रप्चर। तो यूट्राइन रप्चर में क्या होगा, दिस इज़ द रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये तो होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन देखने को कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन विच यूट्रस टीयर ओपन अलोंग द स्कार लाइन फ्रॉम अ प्रीवियस सी सेक्शन और मेजर यूट्राइन सर्जरी, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि जब अगर आपने इंडक्शन ऑफ लेबर मदर को करवाया तो क्या हो सकता है, अगर उसका कभी पहले सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो जो सीजेरियन सेक्शन का जो कट होता है ना, जो स्कार होता है जहाँ से उसकी ओपनिंग की होगी सीजेरियन सेक्शन को, तो वो जो स्कार होता है वो फिर से क्या हो सकता है, ओपन होने के चांसेस हो सकते हैं, वहाँ से वो टीयर हो जाएगा। या फिर उसको कोई मेजर यूट्राइन सर्जरी हुई है, यानी कि सी सेक्शन हुआ है, या फिर कोई मेजर यूट्राइन सर्जरी, यानी कि यूट्रस में उसके नाइफ लग चुका है पहले किसी भी वे से, चाहे उसकी फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस किया हो या उसका कुछ और ऑपरेशन किया हो मतलब सिस्ट वगैरह का, तो भी क्या होगा कि अगर उसको स्कार लग चुका है यूट्रस में तो उसके लिए बहुत रिस्क है कि वो ओपन हो सकता है, यानी कि वो जो स्कार है वो टीयर हो सकता है यूट्रस उसका, ठीक है। वेरी रेयरली यूट्राइन रप्चर कैन ऑल्सो अकर इन वुमेन हु हैड नेवर हैड प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जो यूट्राइन रप्चर है वो उन वुमेन में भी होता है जिनकी कभी भी प्रीवियस सर्जरी नहीं हुई है, उसमें भी ये हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। एंड इमरजेंसी सी सेक्शन इज नीडेड टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसलिए इमरजेंसी में जो है फिर सीजेरियन सेक्शन ही एक ऑप्शन बचता है कि उनकी लाइफ को जो है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए सी सेक्शन किया जाए, ठीक है। यूट्रस माइट टू बी रिमूव, और यूट्रस को भी कभी कभी रिमूव करना पड़ता है, जिसको कि हिस्टेक्टमी बोलते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो यूट्रस तक उसका रिमूव करना पड़ता है ताकि मदर की लाइफ को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, बचा सके, ठीक है। फिर है ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, और एक और इसमें रिस्क है कि जो लेबर इंडक्शन जो है वो इंक्रीज द रिस्क दैट यूट्राइन मसल वॉन्ट प्रॉपरली कॉन्टैक्ट आफ्टर गिव बर्थ, यानी कि जब बर्थ देने के बाद जो यूट्राइन में क्या होती है, यूट्राइन एटोनमी हो जाएगा, यानी कि जब बेबी डिलीवर्ड हो गया तो उसका जो यूट्रस होगा वो प्रॉपरली ठीक से उसकी जो मसल्स होंगी वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी, जिसके वजह से क्या होगा, विच कैन लीड टू सीरियस ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, जो कि आफ्टर डिलीवरी क्या करेंगे, ब्लीडिंग को कॉज करेंगी, ठीक है। फिर हो गया लेबर इंडक्शन इज एन प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन, और ये वाला जो मेथड है ये सभी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है, इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि किस किस कंडीशन में ये हम कर सकते हैं, जिसमें जो कि हिस्ट्री में आपको लेना पड़ेगा। लेबर इंडक्शन माइट नॉट बी एन ऑप्शन, ठीक है, उनके लिए ये ऑप्शन में नहीं है। किन के लिए नहीं है, वुमेन हैड अ प्रायर सी सेक्शन, जिनका पहले सीजेरियन सेक्शन हो चुका है, विथ अ क्लासिकल इंसिजन और मेजर यूट्राइन सर्जरी, जैसे मैंने आगे पहले बताया था कि अगर कोई यूट्राइन सर्जरी है या LSCS हुआ है तो उन वुमेन के लिए ये फेवरेबल नहीं हो, मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं है। और द प्लेसेंटा इज़ ब्लॉकिंग द सर्विस, अगर जो सर्विस में जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, मैंने जैसे बोला था पहले भी कि जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विस के जो इंटरनल ऑस होता है उसको कवर करता है पार्शली या कम्प्लीटली, उसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर रहा हो सर्विस को, उसमें भी नहीं होगा। जब प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो भी ये फेवरेबल नहीं है। अगर बेबी इज़ लाइंग बटक्स फर्स्ट, यानी कि ब्रीच कंडीशन में बेबी है, अगर उसके बटक्स पहले हैं तो उसको ब्रीच बोलते हैं ना, तो प्रेजेंटिंग पार्ट उसका जो है बटक्स है तो उसको ब्रीच बोलेंगे, ठीक है। अगर वो ट्रांसफर लाई है यानी कि साइड वे है, ट्रांसफर में लाई है उसका या ब्रीच है, तो भी ये फेवरेबल कंडीशन, मतलब ये उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। वुमेन हैव एन एक्टिव जेनाइटल हर्पेस इन्फेक्शन, ठीक है, अगर वुमेन को जो है फ्रेश कुछ अभी रिसेंटली उसको कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो चुका है जेनाइटल हर्पेस इन्फेक्शन, तो भी ये नहीं है अप्रोप्रिएट, ठीक है। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड स्लिप इनटू वजाइना बिफोर डिलीवरी, ठीक है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। अगर जो कॉर्ड है अम्बिलिकस जो कॉर्ड है वो पहले उसकी जो है वहाँ से अपने प्लेस से क्या हो चुकी है, स्लिप हो चुकी है अम्बिलिकल कॉर्ड, कहाँ पे, वजाइना में, ठीक है। तो उस कंडीशन में यानी कि पहले प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले वजाइना में अम्बिलिकल कॉर्ड शो हो रही है, तो वो भी ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। इफ वुमेन हैड अ प्रायर सी सेक्शन हैड लेबर इंडक्शन, वुमेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल अवॉइड सिजेरियन सर्टेन मेडिकेशन, अगर पहले उसका वुमेन का सर्जरी में जैसे हो चुका है, सी सेक्शन हो चुका है,
तो उसको लेबर करना है, तो कुछ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको कुछ मेडिकेशन को क्या करना होता है, कम करना होगा, मतलब या अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे कि जो रिस्क के चांसेस है, यूटर रप्चर होने के चांसेस है वो ना हो, ठीक है, अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए लेबर इंडक्शन इज़ डन इन ले हॉस्पिटल, ये कहाँ इसको कर सकते हैं, कहाँ पर ये हो सकता है, ये हो सकता है हॉस्पिटल में, और ये होता है बर्थिंग सेंटर्स में, जहाँ पर कि क्या होती है, वेयर वुमेन एंड बेबी कैन बी मॉनिटर्ड, जहाँ पे बेबी और वुमेन क्या है अच्छी तरीके से मॉनिटर हो सके, और उनका लेबर और डिलीवरी दोनों ही ठीक से, सभी बच्चा, मदर, लेबर, डिलीवरी सब क्या है वो जो सर्विसेज हैं उनको वो ठीक से उनको प्रोवाइड हो सके, वो रेडीली अवेलेबल हो, यानी कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वहाँ पे सब फुलफिल हो सुविधाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये कंडीशन, ये वाला जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। हाउएवर सम स्टेप माइट बी टेकन प्रायर टू एडमिशन, इसलिए कुछ जो एडमिशन से पहले कुछ स्टेप करने होते हैं, ठीक है। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या आप इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हमने आगे ही पढ़ लिया था कि इस प्रोसीजर को करने के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, जो कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, समटाइम्स जो प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर द टिपिकली प्लेस इनसाइड द वजाइना, इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है कभी कभी इसको जो होता है इनसाइड द वजाइना इसको प्लेस करेंगे, आर यूज टू थिन और सॉफ्टन राइपनिंग द सर्विस, जो कि क्या करती है सर्विस को थिन और सॉफ्ट करती है, उसी को राइपनिंग बोलते हैं। मैंने आगे भी आपको बताया था सर्विस को किसे राइपनिंग बोलते हैं, जो कि थिन हो जाती है और जो कि फील भी नहीं होती है, बाद में सॉफ्ट हो जाती है, तो उसी को राइपनिंग बोलते हैं। तो ये जो मेडिकेशन जब उसके इनसाइड उसको प्लेस किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, तो ये सर्विस को फेवरेबल कंडीशन में बनाएगी। आफ्टर प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कॉन्ट्रैक्शन एंड बेबीज हार्ट रेट विल बी मॉनिटर, और ये प्लेस करने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ करने के बाद उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, बेबी की हार्ट रेट को और उसके कॉन्ट्रैक्शन को, मदर के, ठीक है। इन अदर कंडीशन अ स्मॉल ट्यूब कैथेटर विथ अ इन्फ्लेटेबल बैलून, वही मैंने जो बैलून मेथड आपको बताया था वही है कि बैलून को जो है वो इंसर्ट किया जाता है ऑन द एंड ऑफ द इंसर्टेड इनटू द सर्विक्स, उसको उसके जो एंड पार्ट होता है उसको सर्विस में एंटर किया जाता है, जो कैथेटर होता है उसको फिर इन्फ्लेट किया जाता है बलून को। तो ये उसमें एक बलून होगा जो कि आपको शो नहीं होगा, लेकिन जब वो वजाइना जब वो सर्विस के अंदर उसको इंसर्ट करेंगे तो फिर उसको इन्फ्लेट करेंगे, तो जैसे फॉलिस कैथेटर इन्फ्लेट हो जाता है ना बलून उसका, तो उसी तरीके से वो भी हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशन को बनाएगा। फिलिंग द बैलून विथ स्टाइल एंड रेस्टिंग अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ सर्विक्स हेल्प राइपिंग द सर्विस, और उसके बाद क्या वो उसके अंदर रहता है और सर्विस को क्या करता है सॉफ्ट एंड डायलेट करने में हेल्प करता है ये बलून, ठीक है। फिर है रप्चर द एमनियोटिक सैक, फिर एक और ये है कि विद द टेक्निक, कौन सी टेक्निक, कुछ ऐसी विद दिस टेक्निक, इस टेक्निक के थ्रू क्या किया जाता है, ऑल्सो नोन एन एमनियोटमी, जो कि मैंने पहले ही बताया था। इस टेक्निक में जो है एमनियोटिक सैक को रप्चर किया जाता है, इसको एमनियोटमी भी कहते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मेक अ स्मॉल ओपनिंग इन द एमनियोटिक सैक, जो एमनियोटिक सैक है उसमें स्मॉल ओपनिंग करते हैं विथ अ प्लास्टिक हुक, जो कि प्लास्टिक हुक के थ्रू किया जाएगा, और कहीं कहीं पर अगर ये नहीं है तो कॉकर से भी, लेकिन वो जो एक्सपर्ट होते हैं जैसे डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, तो प्लास्टिक हुक से इंजरी के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, या ना के बराबर ही होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक हुक का यूज़ करके एमनियोटिक सैक को क्या किया जाता है ओपन किया जाता है। माइट फील अ वार्म गश ऑफ फ्लूइड व्हेन द सैक ओपन, जैसे ही सैक ओपन होता है तो माइट जब जो डिलीवरी करवा रहा होता है, तो उसको जो हैंडल कर रहा होता है वुमन को जो असिस्ट कर रहा होता है, तो उसको वार्म गश ऑफ फ्लूइड को फील करेगा, तो वो है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज इसको वाटर ब्रेकिंग भी बोलते हैं जो ये प्रोसीजर होता है। एमनियोटमी इज डन ओनली इफ द सर्विक्स इज पार्शियली डायलेट, ये तभी किया जाता है एमनियोटमी जब जो सर्विस होती है वो पार्शियली डायलेट हो जाए एंड थिन हो जाए, एंड द बेबी हेड इज डीप इन द पेल्विस, और जो पेल्विस है जो बेबी का जो हेड है वो डीप पेल्विस में आ जाए, यानी कि वो जो है डिसेंट बहुत अच्छी से हो जाए, तभी ये वाला प्रोसीजर किया जाता है। बेबी हार्ट रेट विल बी मॉनिटर बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर के पहले और बाद में, यानी कि इस प्रोसीजर को करने से पहले भी और करने के बाद में भी क्या किया जाता है हार्ट रेट को उसका ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एग्जामिन द एमनियोटिक फ्लूइड फॉर ट्रेस एंड फीटल
फीकल वेस्ट, ठीक है। फीकल वेस्ट मतलब जो मिकोनियम होगा उसको और उसके जो ट्रेस को जो है एमनियोटिक फ्लूइड में चेक किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू कि बेबी ने क्या एमनियोटिक पास किया है और किस कलर का है, ये सब इसमें देखा जाता है रप्चर और एमनियोटिक सेट में, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ इंट्रावीनस मेडिकेशन, और ये भी इसमें होगा कि इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर माइट इंट्रावीनसली गिव अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, यानी कि पिटोसिन जिसे बोलते हैं, वो ड्रिप इसमें स्टार्ट की जाती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू। एंड जो पिटोसिन होता है ये क्या होता है, एक तरीके से ये क्या करता है, एक हार्मोन ही होता है और जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी कि उसको स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। हार्मोन दैट कॉज यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। एंड ऑक्सीटोसिन इज मोर इफेक्टिव एट स्पीडिंग अप, ठीक है, ऑगमेंटेटिंग, मतलब कि ऑगमेंटिंग का प्रोसीजर कब किया था मैंने, ऑगमेंटिंग बोला था आपको कि जिस समय कॉन्ट्रैक्शन क्या नहीं होते, स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उस समय ऑक्सीटोसिन ड्रिप उसको क्या करती है, इफेक्टिव होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। देन इट इज़ अ सर्वाइकल राइपनिंग अगेन, और फिर सर्वाइकल राइपनिंग भी इसको जो है सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपको एक इसका टर्म याद करना चाहिए, सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, ठीक है, इसे बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस एंड बेबीज हार्ट रेट विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटर, और जो कॉन्ट्रैक्शन है और बेबी के जो हार्ट रेट है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, कहीं बेबी फिटल डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये सब इसमें मॉनिटर करना पड़ता है। Thanks guys for watching this video. Please like, share, comment and subscribe this channel, और मैं आपके लिए फिर और इसी तरीके से वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपकी कोई और किसी और टॉपिक में आपकी डिमांड है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में नोट बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसमें नोट्स आपको प्रिपेयर करवा दूँगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने तैयार किया जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर में और एग्जामिनेशन में, और कोई भी आप पेपर दें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, तो ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी मैंने इसमें डाली है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।